एक भारतीय महिला बड़े गर्व के साथ एक विदेशी महिला से कहती है, क्या कहती है? सुना तुमने? क्या सुना तुमने? मेरे बेटे को हिंदी बोलनी भी नहीं आती, हिंदी पढ़नी भी नहीं आती, हिंदी समझनी भी नहीं आती। बड़े गर्व से बोलती है एक भारतीय महिला एक विदेशी महिला से कि मेरे बेटे को ना हिंदी बोलनी आती, ना पढ़नी आती, ना समझनी आती, ना सीखनी आती। वो सोची शायद वो विदेशी महिला उसको बहुत बहुत ब्लेस करेगी, बहुत बधाइयां देगी, बहुत उसके इस बारे में सराहना करेगी। लेकिन वो जवाब देती है, कैसी बेखुदी तुम हो तो तुम्हारा बच्चा, तुम्हें अपने बच्चे को अपनी मदर टंग सिखानी नहीं आता, तुम अपने बच्चों को मातृभाषा नहीं सिखा पाई तो तुमने क्या सिखा दिया? एक व्यंग है आज की शिक्षा व्यवस्था पर, और इस व्यंग के माध्यम से मैं किसी ऐसे माता पिता को या ऐसे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को किसी अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में पढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, कोई ऐसा दबाव नहीं देना चाहता जिससे उनकी दिल को आहत पहुंचे। लेकिन एक समीक्षा के लिए आपके सामने प्रश्न रख सकता हूं। आज यदि भारतवर्ष में जितने न्याय के लिए लंबित केस
न्यायालयों में भरे पड़े हैं, उसका एक मात्र कारण है, चपरासी की भाषा अलग, वकील की भाषा अलग, क्लर्क की भाषा अलग, फरियादी की भाषा अलग और न्यायाधीश की भाषा अलग। इन जिन प्रक्रियाओं से, जिन स्टेप से होकर के वो न्याय उसको मिलना चाहिए था, उन सब की जब भाषा में इतना बड़ा गैप है, तो फिर न्याय में देरी हो कौन सी बड़ी? Even every correct decision is wrong when it was taken too late। एक अंग्रेजी की पंक्ति है, ये पंक्ति इस न्याय व्यवस्था और इस शिक्षा व्यवस्था पर एक करारा व्यंग है कि हर वो सही निर्णय गलत साबित होता है जब वही देरी से लिया जाता है, क्योंकि न्याय में देरी न्याय को खारिज करने के लिए कारण बनती है। और न्याय में देरी क्यों हो रही है? व्यवस्था के कारण नहीं, आपके ऊपर आपकी थोपी गई भाषा के कारण। अब आप जाओ, ठीक है, आपको इंग्लिश आती हो, कोर्ट में इंग्लिश बोली जाती हो, लेकिन यदि वो प्रतिवादी जो आपके सामने है उसको इंग्लिश नहीं आती, तो वो भी इंग्लिश नहीं आने के कारण आपको मिलने वाले न्याय में देरी करा सकता है। इसलिए नहीं कि आप एक्सपर्टी हो जाएंगे, आप एक पक्षीय निर्णय हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब तक उसकी बात को समझना और उसको बात समझाना संभव नहीं हो पाएगा, एक्सपर्टी डिसीजन हो ही नहीं सकता, एक पक्षीय निर्णय हो ही नहीं सकता। लेकिन गौरव की बात, आपको इस बात में बहुत फख्र होना चाहिए कि गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के चरणों में आए हुए न्यायाधीशों की लगातार प्रयास से आज सुप्रीम कोर्ट में भी ये हो गया है कि वहां पर आप अपनी हिंदी में याचिका दर्ज करा सकते हैं। लेकिन याचिका दर्ज करा सकते हैं, याचिका दर्ज कराने के बाद आपके लिए वहां पर सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी कि आप उनके वाकई में जो वहां कहा जा रहा है उससे आप हिंदी में ट्रांसलेट कर पाओ। लेकिन हमें पूरी न्यायिक प्रक्रिया को मातृभाषा में प्राप्त करना प्रतीक्षारत है। लेकिन फिर भी एक कदम तुम आगे बढ़ गए, क्योंकि हमने कहा, कल परसों भी कहा था आप लोगों से कि गुरुदेव अपने कक्ष में बैठकर के जिस विचार को अपने ध्यान में अंजाम देते हैं वो इतना ऊर्जावान विचार होता है कि पूरे विश्व में तहलका मचा करके रहता है। जिस वक्त गुरुदेव ने भारत को इंडिया ना कहा जाए इस मुहिम को छेड़ा, उसी साल सुप्रीम कोर्ट में मसौदा पहुंच गया कि भारत का नाम इंडिया रखा जाए या इंडिया का नाम भारत रखा जाए। इस पर बहस हुई, अभी तक तो किसी ने बहस की नहीं थी, और बहस होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उस संबंधी मंत्रालय के पास एक बात भेज दी कि आप तय करके बताएं कि भारत का नाम भारत क्यों ना हो, इंडिया क्यों? इसके पहले तक किसी की जरूरत महसूस क्यों नहीं हुई थी? क्योंकि जरूरत महसूस भले ही किसी को हुई हो, लेकिन इतना बड़ा समर्थन और इतना बड़ा वजन जो गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज का हो सकता है, वो भारत वर्ष किसी व्यक्ति का नहीं हो। आपकी तालियां बजाने से वजनदार हो जाती है ऐसा नहीं, लेकिन आप क्या तालमेल बैठाना चाहते पहले सोचो। एक दृष्टांत है और सत्य घटना है, उस सत्य घटना की आपकी आत्मा को जोड़ने के लिए पर्याप्त हो जाए तो निर्णय लेने के लिए आपको सोचना पड़ेगा। एक कंपनी है जो सिगरेट बनाती है, शायद भारत की सबसे बड़ी सिगरेट बनाने वाली कंपनी है, जिसका नाम इस मंच से बोलना मैं लाजिम नहीं समझता, सब समझ जाओगे। अंग्रेजों के बनाए हुए काले कानून के अनुसार उस कंपनी को आज तक उन अंग्रेजों के द्वारा दी हुई सुविधाएं प्राप्त हैं, छूटें प्राप्त हैं। उस कंपनी को आज भी प्रतिवर्ष 14 करोड़ वृक्ष काटने की छूट है, हर वर्ष। कितने वृक्ष? 14 करोड़। अब 14 करोड़ वृक्ष वो कंपनी काट सकती है क्योंकि अंग्रेजों के बनाए गए काले कानून को उसको छूट तब से मिली हुई है, और आजादी के 75 साल इस वर्ष पूरे होने को हैं, 75 वर्ष में प्रवेश कर रहे हो, अभी तक वो छूट उसको जारी है। एक घटना सुनो, एक लकड़हारे, सत्य घटना है, एक लकड़हारे, क्योंकि वन विभाग और वन अधिनियम कुछ नियम है कि कोई भी व्यक्ति परमिशन के बगैर लकड़ी नहीं काट सकता वनों से। अब जो आदिवासी होते हैं उनके लिए आप लोग जैसे कोई माइक्रोवेव और इंडक्शन तो रखे नहीं, कोई एलपीजी गैस और सीएनजी गैस तो रखी नहीं। उनके पास तो आज भी कोई चूल्हे होते, कोई सिगड़ियां होती, कोई धमाके हुआ करते हैं,
भले ही आपको बहुत धमकाते हो दूसरों को, लेकिन दामले आपके जीवन में कहां रखने वाले। तो अपने उन चूल्हों में लकड़ी जलाने के लिए जंगल से बटोर के लकड़ियां लाते हैं, काट के लाना जरूरी नहीं, लेकिन जो लकड़ियां मिल जाती हैं उनको बटोर के लाती हैं। और वन विभाग की टीम पूरे वन की तैनाती करती है, उसकी पेट्रोलिंग गश्त करती है, सब कुछ करती है। एक बार उस महिला को लकड़ी बटोरते हुए पकड़ लिया गया और वन अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति यदि अवैधानिक रूप से लकड़ी अपने पास पाता है, चाहे वो काटे, चाहे बटोरे, चाहे कैसे भी करे, तो उस पर बड़ा एक्ट लग जाता है। बड़े बड़े लोगों पर वो एक्ट लग पाए जरूरी नहीं, लेकिन छोटे लोगों तो बड़ी एक्ट के शिकार अवश्य हो जाएगा। ये भी उसी कानून व्यवस्था का हक है जिस कानून व्यवस्था को अंग्रेजों ने अपने ऊपर थोपा है, क्योंकि भारतीय संविधान इतना हमें नहीं मालूम, लेकिन अंग्रेजों के संविधान की कितनी लीपा पलटी है आप समझ सकते हैं। कुछ अधिनियम, कुछ एक्ट, कुछ कानून तो हूबहू स्वीकार कर लिए भारतीय संविधान में, थोड़ा बहुत यहाँ से रद्दोबदल करके। और उस संविधान को जो अंग्रेजों के समय बनाया गया था, जब भारतीय दशा और भारतीय क्षेत्र काल भाव के हिसाब से वह छूट नहीं हुआ, तो कई बार उसमें संशोधन हुए। बल्कि कहा जाए तो इतनी बार संशोधन हो गए कि यदि इतना संशोधन करने में टाइम वेस्ट किया, उतना यदि वो नया संविधान बना ले तो बहुत आसान हो जाता। लेकिन क्या करें, मजबूरी है। तो उस संविधान के तहत जो अंग्रेजों का बनाया हुआ है, आज तक चला आ रहा है वन अधिनियम, तो उस वन संरक्षण अधिनियम हो तो क्या वन अधिनियम हो, इसके तहत उस महिला को पकड़ लिया गया और केस पहुंच गया ऊपरी अदालत में। और जब पहुंच गया, मेंटल लेने की बारी आई, अंतिम डिसीजन होना था। अब अंतिम डिसीजन जब होना हो तो उस महिला के पास कितना वकील रखा। अरे जिसको अपनी लकड़ी में खोलने के लिए कील नहीं मिलती, उसको वकील क्यों मिल सकता? तो अपना स्वयं का केस खुद अपने मुंह से लड़ती है, कटघरे में खड़े होकर के। सामने वाला जो सरकारी वकील था उससे प्रश्न डालता है, क्या तुमने जंगल से लकड़ी काटी? क्या तुमने जंगल से लकड़ी लाई? बोले हाँ लाई। तो तुम्हें पता नहीं है कि जंगल से लकड़ी लाना गैर कानूनी है? बोले पता है। फिर भी तुमने कानून का उल्लंघन किया? बोले हाँ। तो फिर तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कानून का उल्लंघन करते वक्त इसकी सजा बहुत बड़ी होती है। शायद हाँ। अब तक इतने सारे आरोप उसने तय कर लिए अपने ऊपर, तो अपने आरोप के सुरक्षा में, अपनी सुरक्षा में जो जवाब देती है, वो समान जवाब सुनकर के आपका दिल दहल सकता है। बोले यदि जंगल से लकड़ी काटना अपराध है तो मैं अपराधी हूं, और जंगल से लकड़ी काटना अपराध है तो उससे कई गुना अपराधी वो कंपनी है जो सिगरेट के कागज बनाने के लिए जंगल के पेड़ काट डालती है। और इसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि उस कंपनी ने भी बड़ा अपराध नहीं किया, क्योंकि उस कंपनी को अंग्रेजों के समय छूट मिली थी और मैंने बड़ा अपराध किया है, तो बताओ पेट की आग बुझाने के लिए चूल्हे में जब आग लगाऊं तो लकड़ियां नहीं तो क्या अपने हाथों को लगाऊं जिनको जला करके मैं रोटी पका पाऊं? ये आज की व्यवस्था पर कितना बड़ा अत्याचार है। वो भावुक होकर बोलती न्यायाधीश के सामने कि पेट की आग को बुझाने के लिए क्या मैं लकड़ी काटने जंगल ना जाऊं तो क्या अपने हाथों को चूल्हे में लगा के रोटी पकाऊं? आप लोग माइक्रोवेव नहीं छोड़ पाते, इंडक्शन नहीं छोड़ पाते, वो उसके अंदर देखो कैसी आग लगी है। इसलिए इस बात को सुनकर के न्यायाधीश भी भावुक हो गया, उसकी आंखों में पानी आ गया। लेकिन न्यायाधीश की आंखों में पानी आना सार्थक तब है जब इस संविधान व्यवस्था जो अंग्रेजों के द्वारा बनाई हुई है उसमें पानी फेरा जाए। उसने उसकी बात को भावुकता स्वीकार तो कर लिया, लेकिन कुछ कर नहीं पाया। ऐसे ही जब सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची कि भारत को इंडिया कहा जाए कि भारत ही रहने दिया जाए, तो पहली दलील तो यही दी गई, हम क्या कर सकते हैं, संविधान में लिखा है इंडिया दैट इज भारत। तो संविधान में भले ये लिखा है कि इंडिया
इंडिया, दैट इज भारत। लेकिन संविधान में ये भी तो लिखा है कि जब कोई अड़चन आए और संविधान संशोधन की बात कराई जाए तो संविधान सभा के सामने मसौदा पेश करके संविधान संशोधन कर लिया जाए। तो फिर जब सारे अन्य चीजों में संविधान संशोधन करने की गुंजाइश है, तो इस गाली को जो अपने माथे पर धोए आ रहे हैं, इसको बदलने में कौन सी कमजोरी हमारे सामने आती है? ये आपको प्रश्न महाराज बात तो समझ में आती है, उस महिला की बात भी समझ में आती है, उस महिला की बात भी समझ में आती है जिस महिला को फक्र से कहना आया किसी महिला के सामने कि मेरे बेटे को हिंदी आती ही नहीं है, मेरे बेटे को हिंदी पढ़नी भी नहीं आती, सीखनी भी नहीं आती, समझनी भी नहीं आती और सुननी भी नहीं आती, क्योंकि आपका बेटा गूंगा हो गया है, क्योंकि आपका बेटा बहरा हो चुका है, क्योंकि आपका बेटा असंवेदनशील हो चुका है। तब तो उसको अपनी माँ और मातृभूमि और मातृभाषा से बेरहमी हो गई। अब सुनो, कल एक बात आई थी, उस बात के तहत मैं एक और बात जोड़ना चाहता हूं। कुछ लोगों ने बात के साथ प्रश्न किया होगा, मैं स्वयं उसको उठाना चाहते में समय कम पड़ गया था कि महाराज आपने बताया ये कि ऐसे ड्रेनेज कैसे तैयार होता है, जो ड्रेनेज आपको चीज में दूध में डालने पर चीज तैयार होता था। हम तो चीज बनाने की फैक्ट्री देख करके आए, वहां पर हमें कोई कटलखाना नहीं दिखा, वहां पर कोई बटला कटा हुआ नहीं दिखा, फिर ऐसे कैसे कह दिया? तो सुन लो, जो भी बात मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ निराधार नहीं बोलूंगा। एक तो कोई भी कंपनी और कोई भी फैक्ट्री का मालिक इतना बुद्धिमान है कि उसको जहां पर दूध से चीज बनाना हो वहां पर कतलखाना बाजू में नहीं रखेगा। लेकिन आपकी बुद्धि साधु की बात सुनकर के प्रश्न यदि करने वाली बन गई है, तो उस प्रश्न का जवाब मैं देने के लिए बहुत आसानी से आपके सामने खड़ा हो सकता हूँ, बैठ सकता हूँ कि वहां पर आपको जो दूध से चीज बनाने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होता है, क्या उस केमिकल को बारे में आपने एक इतना करने की कोशिश की कि इस केमिकल को देव सर्वों से पटकते हैं, जमीन से पैदा होता है कि हवा में आता है कि अपने आप बन जाता है? यदि उस केमिकल के बारे में यदि आप तहकीकात करते तो अवश्य पाते कि वो गोवा के कतलखाने से। प्रश्न उठाना तो बहुत आसान है। प्रश्न आपकी जिम्मा जब आपके अंदर वो नॉन वेज पहुंचता है तो प्रश्न पैदा करती है इस दिमाग में, और इस दिमाग में प्रश्न पैदा करने के बाद ये भी भूल जाती है कि सत्य महाव्रती झूठ नहीं हो सकता। उन पर विश्वास तो आपको बहुत अच्छे से हो जाता है जो ग्रीन सिंबल लगा करके आपके मुख में मांसाहार भेजते हैं। आज आपको मैं ग्रीन सिंबल की दास्तां पेश करने वाला हूँ। ग्रीन सिंबल की दास्तां सुनो। आपको लगता है कि जिन पैकेज पर ग्रीन सिंबल लगा होता है, हरा निशान लगा रहता है, वो तो शाकाहारी होते हैं, और जो ब्राउन सिंबल लगे होते हैं और लाल निशान लगा रहता है वो मांसाहारी होते हैं। और मांसाहारी तो हम पहले ही छोड़ देते हैं, शाकाहारी को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आपको जान करके हैरानी होगी कि ग्रीन सिंबल लगाने के पहले सारी कंपनियों के लिए इन 6 चीजों से छूट मिली हुई है। यदि ये 6 चीजें जो मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ वो शाकाहार है तो हरा निशान वाली सारी वस्तुएं शाकाहारी होंगी। वो यदि ये 6 चीजें शाकाहारी नहीं है तो हरा निशान भी सवाल के घेरे में आ जाएगा। पहली बात सींग, दूसरा पंख, तीसरा ऊन, चौथा बाल, पांचवा अंडे की चर्बी और छठवा चर्बी। यदि ये 6 चीजें शाकाहारी हैं और इनको डालने पर ग्रीन सिंबल लगाना लीगली अनुमति वाला है तो फिर आप सारे शाकाहारी माने जाओगे। और यदि लगता है कि इनमें से एक भी मांसाहार है तो इनको डालने पर आपको ग्रीन सिंबल लगाने की पूरी परमिशन है, तो आप शाकाहारी कैसे कर सकते हैं? तो फिर महाराज जी जो ब्राउन सिंबल लगाया जाता है वो कब लगाया जाता है? सिर्फ 2 ही चीजें हो तभी ब्राउन सिंबल या लाल निशान लगाने की आवश्यकता है, मांस और खून। इसके अलावा उस पशु का कोई भी पार्ट आप डाल दो, आपको ग्रीन सिंबल लगाने से कोई नहीं रोक सकता है, पर आप अपने आप को बोलते हो शाकाहारी। ग्रीन सिंबल की बनी हुई चीजों को लाकर के अपने घर में लाते हो, शाकाहारी होने का गंध अपनी पीठ पर तपाते हुए भरते हो और प्रश्न करते हो कि चीज बनाने वाली फैक्ट्री में हम गए और वहां पर हमें ऐसा कुछ नहीं दिखा कि कतलखाना हो नहीं हो, क्योंकि दिमाग में तब उस चिंता लोग तबाह चुकी है। जिसको अपने जीवन का हित दिखता है
फिर वो किसी के जिह्वा के हित के लिए मांसाहारी नहीं बनेगा। और जिसको अपने जीवन का हित बेखबर हो गया है, फिर जिह्वा के हित के लिए कुछ भी करने से वो नहीं, ऐसा ही हो रहा है। अब बात आती है महाराज, ठीक है ये सिंपल की बात हो गई, ये भी बात हो गई कि हमने समझ लिया कि हमारी भाषा के कारण ही सब कुछ हो रहा है, और हमारी भाषा ही है जो हमारे लिए फास्ट फूड की बजाय फास्ट फूड की ओर ले जाने के लिए मोटिवेट कर रही है। अब एक चीज और सुन लें, जितने भी बेकरी के आइटम आते हैं, सुना भी होगा आपने साथ, उस बेकरी के आइटम में आपको लगता है कि मैदा होती होगी। मान लिया मैदा वहां पर अपने हाथ की चक्की से आटा पीस करके डालते होंगे। हाँ, सुबह हम लोग जंगल जाते हैं महाराज लोग, हम लोग तो रास्ते में देखते हैं कई सारी हाथ की चक्कियां चल रही होती है वहां पर। क्यों? ट्रकों से वहां पर आटा आता है, ट्रकों से मैदा आती है, ट्रकों से रवा आता है। तो हमारा नहीं बोलते हैं महाराज देखो कितना कितना राम राज जा गया, कितने लोग हैं जो हाथ की चक्की का आटा पीस करके आपके घरों तक भेजते हैं। सही कहते हैं ना महाराज कि बैंक करते हैं। अरे वो जेलों की चक्की से आता तो फिर भी ठीक था, हाथ की चक्की वहां पर होती है। अब तो जेलों में भी चक्कियां खत्म हो गई हैं, क्योंकि जब आपके घरों से चक्कियां गायब हो गई हैं, तो जब घर में पीसने की जिसको आदत होती तो जेल में पीस पाता, और जो जिसको घर में कभी नहीं पीसा, जेल में पीस करके उनको अस्पताल के लायक बनाना है क्या? अरे कम से कम जेल में बंद नहीं, इतना ही बहुत है, इतना ही खर्चा उठाना बहुत है, उनको एक चक्की और पिसवाएंगे और बीमार पड़ गए तो अस्पताल में खर्च और देना पड़ेगा। जेलों से भी चक्की उठ गई। आटा आता, कभी आपने देखा बरसात के दिनों में किसी एक बोरी का आटा खोल के देख लेना, और जो किराने की दुकान करता है आटा बेचता, मैदा बेचता, रवा बेचता, उससे पूछ लेना कि सुबह से लेकर शाम तक कितनी उसी कलर की इल्लियां छान करके वैसी सड़क पे फेंक दी जाती है। 1 किलो आटे में कम से कम 50-50 ग्राम इल्लियां। क्यों? आपको तुरंत रेडीमेड आटा चाहिए, रेडीमेड मैदा चाहिए, क्योंकि आपको मैदा के बगैर मैदा दान नहीं होता, और आटा के बगैर आपका जीवन कुर्बान नहीं होता। तो बस वो करता है, तुरंत तैयार करता है। आप देखते बिल्कुल छना छना है, आया हुआ है, छना तो पहले भी था, दूसरी बार छन गया, और तीसरी बार छानने की आवश्यकता होती नहीं, तब तक तो आपके अंदर छन चुका है। ये तो फिर भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद जब उनसे बेकरी के आइटम बनाए जाते हैं, बिस्किट है, ब्रेड है, केक्स है, पाव है, जो पाव का नाम ही जो पाव से तैयार होता है उसका नाम पाव। एक चित्र देखा था हमने कि वो जो ब्रेड तैयार हुई फैक्ट्री है, उस ब्रेड में एक के ऊपर खप्पियां लगी हुई हैं, और उस पर व्यक्ति इतने बड़े बड़े जो रोटी जूते होते हैं, जूतों को बाजू में रख करके उस पर सो रहा है, वो ब्रेड नहीं बेड बना के सो रहा है। और सुबह आकर के आपके घरों में वो बेड आ जाते हैं ब्रेड के रूप में। चित्र दिखा देंगे हमारे पास रखा हुआ चित्र। अब देखो फिर भी ठीक है, वो सारी बेकरी के आइटम में एक केमिकल यूज होता है। वो केमिकल पहले यूं ही बिना किसी परमिशन के बाजार में उपलब्ध होता था, लेकिन अब कुछ दिनों से भारत में उसको बैन लगा हुआ है। उसको जब बाहर से मंगाना पड़ता है तो एक विज्ञप्ति पत्र लेना पड़ता है, एक अनुमति पत्र लेना पड़ता है, एक परमिशन लेना पड़ती है। क्या लेना पड़ता है वो परमिट? इसका नाम है मांसाहार आयात अनुमति पत्र। यदि वो केमिकल है, शाकाहार है, तो इस परमिट की आवश्यकता क्यों? ये तो फिर भी ठीक हो गया, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद उसमें एल्ब्यूमिन तो मिलता ही है। एल्ब्यूमिन समझते हो क्या होता है? समझते हो एल्ब्यूमिन? क्यों? क्योंकि आप जब मेडिकल में किसी अस्पताल में पहुंचते हैं, सबसे पहले आपको घर की रोटी, चावल, दाल, भात, बाटी खिलाई जाती है, ब्रेड खाना और बिस्किट खाना, और बेड पे पड़े रहना। एल्ब्यूमिन क्या होता है? उन्हीं डॉक्टर से पूछ लेना। जैसे दूध का प्रोटीन केसीन माना जाता है, ऐसी अंडे के प्रोटीन का नाम एल्ब्यूमिन होता है, जो उसकी यॉक से यानी उसकी जो जर्दी होती है उससे तैयार होता है, और वो सारे बेकरी के आइटम में मिलता है महाराज। इसलिए तो हम बेकरी के आइटम में ब्रेड नहीं खाते, पर हमारे बच्चे भी अब टॉफी खाने लग गए हैं, क्योंकि टॉफी तो बेकरी में शायद आती है कि नहीं आती, हमारे लिए शंका है। तो सुनो, इस टॉफी में जो आपका चॉकलेटी कलर होता है वो कैसे तैयार होता है सुना है आपको? मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, वो सुनने के बाद आप क्या करोगे और अच्छे से खाओगे। अभी तक आपने जो 5-6 दिनों से चीजें सुनी हैं,
और उसके पहले तक खाते थे तो फिर भी ठीक था, ठीक तो नहीं था, फिर भी आपके लिए हो सकता है कुछ पुण्य कम लगे कि पाप कम लगे, पाप कम लगे। और सुनने के बाद एक नई गलती कर रहे हो आप, या तो सुनना बंद कर देना। और सुनने के बाद भी अर्थात जानने के बाद भी यदि आप खा रहे हो तो आपके पाप के वर्धन में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। इससे अच्छा तो कल से आना बंद कर देना। आना बंद कर दोगे ना तो खाना बंद कर दोगे। हैं? कितने लोग जो कल से खाना बंद कर देंगे? अच्छा बताओ, उठाओ हाथ। तो कितने लोग जो कल से खाना बंद कर देंगे? उठाओ हाथ। पड़ोसी को देख रहे हो क्या? पड़ोसी को देख के खाते हो? तो सुनो, हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और सुनो, वो एल्यूमिनियम होता है। अब हम बात करें टॉफी की। एक चॉकलेटी का आता कहां से? शायद घर में कोई तैयार होता होगा, हल्दी से तो पीला बन जाता है, चूने से सफेद बन जाता है, गौरी मिट्टी से लाल बन जाता है। एक ब्राउन कलर कहां से आता है? ये आता है मैक्सिको से। मैक्सिको में कहां से आता है? माँ की हल्दी ऐसी होती है क्या? नहीं, वहां पर बीटल्स होते हैं जिनका नाम है कोचिनियल बीटल्स अथवा कोकिनियल बीटल्स। बीटल्स समझते हो? बीटल्स एक अंग्रेजी शब्द है। आप भी समझते हैं? आप तो आपके बच्चे तो इंग्लिश पढ़ते हैं, महाराज हम बीटल्स नहीं समझते क्योंकि बीटल्स का नाम कीड़ा होता है। कोचिनियल बीटल्स होते हैं, वो कीड़े होते हैं जिनका कलर और उनका खून चॉकलेटी कलर का होता है और उनको इकट्ठा करके सबको एक साथ मैश कर दिया जाता है। तो फिर उनके खून को, उनके गले पर को सुखा करके वो कलर तैयार होता है जो आपकी सारी की सारी चॉकलेट में इंड्यूस होता है। अब आटा, कलर, उसमें डालने वाला जो सैकरीन, फिर उसके बाद उसमें एल्ब्यूमिन, उसके बाद अजीनोमोटो, उसके बाद एसिड। कौन सी चीज ऐसी बची जो शाकाहार उसमें बची और जिसमें ग्रीन सिंबल को देख करके आप अपने मुख में निकल लेते हो? कितनों की जान निकल जाती है जब एक टॉफी या बिस्किट या ब्रेड आपके गले से नीचे उतरता है और अपने आप को अहिंसा परमो धर्म के नारे लगाने में आप अपने आप को फख्र महसूस करते हो। कहां थी आपकी अहिंसा? हिंसा का इतना तांडव का समर्थन आपके घरों में और आपके स्वयं के पास चल रहा है, कब तक चलेगा? तब तो जाकर के साधुओं की बात को सुनकर के प्रश्न खड़ा करना तो आ जाता है, लेकिन स्वीकार करने में पड़ोसी को देखना पड़ता है। इसका मतलब इसने पड़ोसी को देख करके हाथ उठाए हैं, वो साधु से ज्यादा पड़ोसी को मानता है, और जिसको पड़ोसी से ज्यादा साधु को मानना आता है, अब वो हाथ उठाएंगे कि आज से बेकरी और फास्ट फूड से हम कितने बच पाएंगे। हाथ उठा के बताएं। पड़ोसी को देख रहे हो? पड़ोसी को देख रहे हो? बहुत अच्छा। और अभी जो बाजू में रह रहे हैं पड़ोसी, उनको देख ले। कब तक छोड़ना है? जब तक छोड़ना है छोड़ना, और जब लगे कि कल से हम नहीं खाएंगे, पहले एक बार हमसे मिलना। और बीच में यदि तुमने विश्वासघात किया तो किसी का विश्वासघात करना उसका घात करना माना जाता है। ऐसी नीति हमने सुनी थी। तो साधु का विश्वासघात करना मतलब, साधु का विश्वासघात करना मतलब क्या माना जाता है? आप समझ लीजिए। क्यों? आखिरकार हमारे अंदर जिब्बा पर ऐसी लोलुपता आ गई जो किसी के विषय लोपनी होकर के वो विषय लोलुपनी। अब और सुनो, इतना ही नहीं महाराज, इतना सब कुछ होने के पीछे कारण क्या है? तो कारण वही है क्योंकि जिस प्रकार का साहित्य, जिस प्रकार का हम माहौल और जिस प्रकार का परिवेश स्वीकार करेंगे, वैसे ही माहौल और परिवेश के हिसाब से ढलना हमारे लिए आधुनिक होना माना जाएगा। और माहौल और परिवेश पूरा का पूरा अंग्रेजीमय हो गया है, और इस अंग्रेजीमय माहौल के कारण हम अपनी वो पुरातत्व की व्यवस्था है, हमारी संस्कृति की व्यवस्थाओं को भूलते जा रहे हैं। अब 2-3-4 बातें हम आपको ऐसी बताने जा रहे हैं जिनको आपको स्कूलों में सिखा करके ये बताया गया है कि इस चीज को तो इसने बनाया, इस चीज को तो इसने बनाया। सुनो, पहली बात तो क्योंकि खाने पीने की बात आई तो पहले एक और इसके बाद बात जोड़ लें। आप लोगों के घरों में जब साधु आते हैं अथवा आपके पुण्य की वजह से एक आदमी व्यक्ति आपके घर में रहता हो, महान पुण्य चाहिए इसके लिए। किसी के घर में साधु ना आ पाए लेकिन उसके घर में साधु का कोई गृहस्थ रह रहा है, व्यक्ति है,
अरे आपके घर में तमाम लोगों को खिलाने की चीज होगी, लेकिन किसी साधु को एक गिलास प्रदान करने की चीज तब हो सकती है जब आपके घर में व्रत पालन करने वाला हमेशा रहता हो। नहीं है तो साधु आएंगे तो आप अलग से मदद करनी पड़ती है। पूर्ति की बात है, क्योंकि आपके घर से जाकर के भिखारी से लेकर के वो रईस तक खा सकते हैं, ये सब वैभव आपके घर में पड़ा है। लेकिन आपके घर में एक भी आत्म वैभव को प्राप्त करने वाला साधु, इसके लिए आप एक बूंद पानी और एक गिलास देने लायक नहीं पाते। कितने अभागी हो, कितने दरिद्र हो, क्यों? क्योंकि इस प्रकार की व्यवस्थाओं से ग्रस्त हो। तो सुनो, क्या सुनना है? जो प्राशुद्ध करके खाते हैं, क्या बोलते हैं उनको? भूसा खा रहे, ये तो बिल्कुल फलों का बिल्कुल पूरा पूरा कचूमर निकाल लिया, आप खा रहे है ना? क्यों? क्योंकि कच्चा खाते हैं तो उसके न्यूट्रिशंस पूरे बरकरार रहते हैं, उसके मिनरल्स पूरे बरकरार रहते हैं। अब हम आपको एक प्रमाण आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्रमाण मेरा नहीं, आप ही विज्ञान का है। कुछ दिन पहले वो प्रमाण आया, मैंने उसको रख लिया अपने पास, अब यहाँ नहीं ला पाया। आप चाहो तो जब कंचनू पर आओगे आपको दिखा दिया जाएगा कि ऐसी चीजें, ऐसे फल और ऐसी सब्जियां जो कच्चे ही खाए जाते हैं। लौकी गिट्टी की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन ऐसे जो फल सब्जियां जिनको कच्चा ही खाया जाता है, जैसे ककड़ी हो गई, टमाटर हो गया, गाजर हो गई, मूली हो गई, ऐसी चीजों के बारे में प्रमाण दिया कि जो कच्ची खाए जाने वाली फल और सब्जियां हैं, जिनको पका करके तो खाने में टेस्ट भी खराब हो जाता है और भूसा बन जाता है, उनके बारे में मैंने प्रमाण दिया कि ऐसी सब्जियों तक के लिए यदि आप उबाल कर खाते हैं तो ज्यादा न्यूट्रिशंस पाते हैं। क्यों न्यूट्रिशंस पाते हैं? अभी तक तो भ्रम यह फैला था कि इनमें यदि उबाल के खाएंगे, पका के खाएंगे तो भूसा बन जाएगा। अब अनाज खजा में उसमें न्यूट्रिशन कैसे आ गया? तो उन्होंने शोध करके बताया कि इनमें बीमारियों से लड़ने के लिए जो आवश्यक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो अचानक मात्रा में बढ़ जाते हैं जब उनको उबाला जाता है, तो अग्नि पक करके खाया जाता है। तो इसके अलावा इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व और खनिज तत्वों की मात्रा ना के बराबर घटती है, लेकिन आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में ताकत पैदा हो जाती है। ऐसा कोई जैन नहीं बोल रहा है, कोई साधु नहीं बोल रहा है, कोई ग्रंथ नहीं बोल रहा, एक रिसर्च बोल रही है जो हालिया अभी आपके सामने आने वाली है, आ चुकी है, बता देंगे कल आपको। अब जो हमारे व्रती लोग, श्रावक लोग, मुनि महाराज जो अनादिकाल से प्राशुद्ध खाते थे, उनको तो अभी तक आप ऑर्थोडॉक्स मानते रहे। ये तो दतिया मुसी हैं, लकीर के फकीर हैं, खाना भी ठीक से नहीं आता, पतली दाल वाले हैं और भूसा खाने वाले हैं। ऐसा कहने वालों के लिए अब शोध आया है, वैज्ञानिक शोध, कि जो अग्नि पक करके उबाल करके यदि फल और सब्जियां, वो खासतौर से नाम दिए उन्होंने कि जो सब्जियां और फल तो कच्चे ही खाए जाते थे, उनको भी यदि उबाल के खाते हैं तो उनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा और बढ़ जाती है, न्यूट्रिशंस और बढ़ जाते हैं, क्योंकि उबाल कर खाने से उनके पास जो कोमलता आती है वो आपके अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की वृद्धि करने के लिए बहुत सहज और सहूलियत वाली हो जाती है। और थोड़ा लेकर आप पढ़ लेना, आपको दे देंगे ये धारणा। कल जैसे रिफाइंड तेल के बारे में बताया, उसके पहले आपके घी बारे में बताया, उसके पहले आपको और भी अन्य चीजों के बारे में बताया। अब आपको बता रहे हैं कि ऐसे फल और सब्जियों के बारे में जो प्राशुद्ध करने की विधि हमारे वैज्ञानिक विधियों के पास थी, आज विज्ञान भी उनके सामने नतमस्तक होकर के स्वीकार करने के लिए मजबूर हो रहा है, और इसको स्वीकार करने के लिए आपको पहले मजबूत होने की आवश्यकता है। अब दो तीन ऐसे फैक्ट आपको बताने जा रहे हैं जो आपने अपने स्कूल में पढ़े होंगे, सुने होंगे, सीखे होंगे, और उनको मान करके उनके फॉलोअर बनने के लिए आप मजबूर हैं। आपने नाम सुना है थॉमस एडिसन का? सुना है? ये जो बल्ब दिख रहे हैं ना, इन बल्ब का आविष्कार उन्होंने किया। वो किसी को यदि मोटिवेट करना हो, कोई असफल व्यक्ति को यदि मोटिवेट करना हो, सबसे पहले क्या बोलते हैं? अरे एडिसन ने 1000 बार बल्ब को बनाने में असफलता हासिल की, लेकिन उसने क्या कहा? ये कहा कि मैंने 1000 बार असफलता हासिल नहीं की, बल्कि मैंने 1000 ऐसे रास्ते इजाद कर लिए जिन पर जाने पर असफलता लगती है। और एडिसन की ऐसी बात कहकर के हर व्यक्ति को मोटिवेट करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूं प्रमाण के साथ कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया ही नहीं। तो फिर किसने किया महाराज?
सन 1879 में थॉमस एडिसन ने बल्ब अपने नाम से पेटेंट करा लिया था। इसके कई वर्षों पहले बल्ब का आविष्कार हो चुका था, पेटेंट कराया उसने। फिर उसके बाद सुनो, आपके दिमाग से दवाइयां होने वाली, ऐसे मैं तथ्य आपके सामने देने वाला हूं। हाँ, आपके पास आते कहां से? वहीं से आते जहां से आप ढूंढते हैं, लेकिन आपके अंग्रेजी माध्यम की गुलामी आपको सही देख और सही नजर रखने से वंचित कर देती है। तो क्या किया? फिर उसके बाद बताया कि उसने कई सारे रिसर्च डॉक्यूमेंट्स उधार लिए थे। कुछ लोगों का तो ऐसा कहना है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने कई डॉक्यूमेंट्स को चुरा लिया था और अपने नाम से पेटेंट करा लिया। जिस थॉमस अल्वा एडिसन की दुहाई देकर के हम कई लोगों को मोटिवेट करते हैं, जब उसने बल्ब का आविष्कार ही नहीं किया और उन वैसे बल्ब के निर्माताओं और वैज्ञानिकों को हम सम्मानित करा करके और अपने धर्म को कटघरे में करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न है आपके सामने, दूसरा प्रश्न, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल। बिल्कुल, बच्चे तो ऐसे नवोकार मंत्र का नवो हरिहंतारम बाद में याद आता है, लेकिन टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तुरंत बोलते ही ग्राहम बेल ने किया। सुन लो, आपके दिमाग की बेल बजाने वाले हैं। सुनो, ग्राहम बेल ने भी टेलीफोन का आविष्कार नहीं किया। सन 1876 में ग्राहम बेल ने टेलीफोन को पेटेंट कराया, बल्कि पहली बार उपयोग किया, लेकिन उसके 16 वर्ष पहले टेलीफोन बन चुका था किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से। और सुना, डार्विन थ्योरी, ये तो हर बच्चे को पता है। क्या? डार्विन थ्योरी ऑफ सर्वाइवल कब पढ़ते? दो थ्योरी है उसकी। क्यों? क्या मानते हैं कि मनुष्य का विकास बंदर से हुआ है। ये हर बच्चे को बताया जाता है। उन स्कूलों में सबसे पहले यही चीज शुरू होती है कि आदि मानव था, बंदर की पूंछ कट गई और एक पूंछ वाला बंदर पैदा हो गया जो बार बार पूंछ कराता है। सुनो, आज आपका भ्रम तोड़ने वाले हैं। डार्विन के नाम से दो थ्योरी चलती हैं। क्या चलती हैं? कि मनुष्य का विकास बंदर से हुआ है, बंदर से आदि मानव से चिंपांजी से ये और वो करते करते मनुष्य बन गया। और एक चित्र दिखाते हैं, ऐसे चलते 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 खड़ा हो गया। बताते हैं ऐसा करके हम आपका दिमाग खड़ा करने वाले और कान खड़े करने वाले हैं। डार्विन जब मर गया तो उसके बेटे ने इन दोनों थ्योरी के बारे में कहा कि मेरे पिताजी ने ऐसा कहा ही नहीं, और प्रमाण के साथ कहा। किसी दूसरा व्यक्ति कहता तो बात समझ में आती है, लेकिन जिस थ्योरी को लेकर दुनिया और डार्विन की वाहवाही करती है, उस डार्विन ने स्वयं के बेटे ने कहा कि तुम कहां लग गए, किन पटरों में पड़ गए, मेरे पिताजी ने ऐसा नहीं, ऐसा कहा था। क्या कहा था? पहली थ्योरी ये कही उसने कि बंदरों के पूर्वज और मनुष्यों के पूर्वज, ये दो प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके पूर्वज समान होते हैं। क्या कहा उसने? कि बंदरों के पूर्वज और मनुष्यों के पूर्वज समान होते हैं। उसने ये नहीं कहा कि बंदरों के पूर्वज और मनुष्यों के पूर्वज एक होते हैं। उसने पैरेलल बात कही थी। भैया तो कौन सी बड़ी बात है? मनुष्यों के पूर्वज मनुष्य जैसे होंगे, बंदरों के पूर्वज बंदरों जैसे होंगे, ये वाली बात उसने कही थी। और हमने क्या मान ली? बंदरों के और मनुष्यों के पूर्वज सेम हो रहे हैं। अब यदि मनुष्य का विकास बंदर से हुआ है, तो फिर विकास होते होते जब मनुष्य की पूंछ कट गई, छूट गई, तो फिर पूंछ वाले बंदर रह कैसे गए? ये पूछता हूं मैं आपसे। यदि बंदर से पूंछ का विकास हुआ है, तो आज भी वो बंदर दिखते क्यों पूंछ वाले? चाहे लाल मुंह के हो चाहे काले मुंह के हो। लेकिन ये लाल और काले मुंह के जो दोहरे बंदर सामने बैठे हैं, इनके पास पूंछ तो नहीं है, लेकिन हम पूछ तो सकते हैं कि आपके लिए बार बार पूछना क्यों पड़ता है। और दूसरी बात जो उसने कही थी, सर्वाइवल थ्योरी ऑफ टेस्ट वाली बात, कि क्या कही थी उसने? दूसरी थ्योरी ये कही थी कि प्रत्येक प्रजाति वही सर्वाइव कर पाएगी तो समय के साथ जीती है। ये तो सही बात, उसमें कौन सी बात है? वो प्रजातियां लुप्त तो हो जाएंगी जो समय के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाएंगी। तब तो आपको पता होगा कि जब पंचम काल का छठा काल का अंत होगा, तो 72 प्रजातियों को विद्यार्थी की गुफाओं में सुरक्षित रख लिया जाएगा। गुरुदेव बहुत अच्छी बात कहते हैं, क्योंकि 72 का मतलब उसके 72 घोड़े रख लिए जाएंगे, तो 72 ही प्रजातियां होंगी के विश्व में, बाकी और कहां से आएंगी? तो गुरुदेव इस बात को बहुत तरीके से सुलझाते हैं, उस प्रश्न का समाधान करते हैं।
लुप्त प्राय हो चुकी है। 461 भाषाओं का जखीरा और भंडार आपके पास है, और फिर भी आप मजबूर हैं उस अंग्रेजी गुलामी करने के लिए। यदि आपको अपनी भाषा को सम्मान देना है तो सबसे पहले बोली भाषा को सम्मान देना सीख जाइए। आपको हिंदी बोलनी आती है, ठीक है, लेकिन हिंदी के आसपास की जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनको भी सम्मान देना। यहाँ पर आकर के आप बुंदेलखंडी भूल गए, यहाँ पर आकर के आप भोजपुरी भूल गए, यहाँ पर आकर के ब्रज भूल गए, यहाँ पर आकर के और जो कहना चाहिए बिहारी भूल गए। ये भूलने से ही हिंदी को भूलने का आंसर। पहले आप अपनी बोली भाषा को सम्मान दीजिए। जब घर में आत्मीयता होती है तो उस समय सहज रूप से आपकी मुख से बोली भाषाएं निकल जाती हैं, लेकिन जब आत्मीयता आपके लिए आधुनिकता में तब्दील होती है तब भी जाकर के आपके मुख से बुंदेलखंडी छूट करके और हिंदी भी छूट करके इंग्लिश के ऐसे वर्ड्स निर्माण करने में लग जाते हैं जिनका मीनिंग शायद आपको ही पता नहीं, और सामने वाला सोचता है बहुत ज्ञानी है। आपने भाषा को ज्ञान मान लिया, आपने उस माध्यम को ज्ञान मान लिया जिस माध्यम को होने पर सिर्फ माध्यम ज्ञान यहाँ से वहां पहुंचता है, लेकिन आप माध्यम पकड़ लिए। ऐसा लग रहा है जैसे, कैसा लग रहा है कि पूरी की पूरी ट्रेन सजा दी गई हो लेकिन उसमें यात्री ना बैठे हो। पूरी पूरी ट्रेन सजा दी गई हो लेकिन उसमें यात्री ना बैठे हो। ऐसी इंग्लिश को इतना बड़ा चढ़ा के और सजा के प्रस्तुत कर दिया गया है कि उसमें भाव है कि नहीं पता ही नहीं है। सजाने के बाद भूल जाते हैं, खिड़कियों में सब भी दिख जाता है कि अंदर कोई बैठा है कि नहीं बैठा, लेकिन अंग्रेजी की खिड़कियों से ये भी दिखता कि उनके अंदर भाव है भी कि नहीं। जैसे पत्तों की अधिकता होने पर फल दिखाई नहीं देते, ऐसे शब्दों की विपरीतता होने पर अर्थ दिखाई नहीं देते। और ये बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं, जैसे अंधकार में पदार्थ दिखाई नहीं देते वैसे अहंकार में यथार्थ दिखाई नहीं देते। और कई बार हमारा अहंकार लग जाता है कि हम जो कर रहे हैं ठीक तो कर रहे हैं, हम उस अहंकार के कारण उस मेथड के माध्यम से वो काम करना सीख गए जो हमारे लिए परहेज के रूप में बताए गए थे। कल ही परसों हमने आपको बताया था कि कपड़े के व्यापारी होने के बावजूद भी, यूनिफॉर्म का बिजनेस करने के बावजूद भी हम अब यूनिफॉर्म के साथ जूते बेचने के लिए मजबूर हैं। क्यों? ये मैकॉले मेथड है, ये उसी शिक्षा व्यवस्था का परिणाम है कि जिस जूते बेचने वालों को पहले नित्य दशा में देखा जाता था, आज बड़े बड़े ग्राम के लोग भी उसको स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए हैं। कहाँ तक करोगे, कहाँ तक पतन स्वीकार करोगे? मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे व्यापारी वही है, उस डिपार्टमेंट को रखना पड़ता है। नहीं महाराज हम चमड़े के जूते नहीं बेचते, ऐसी बात नहीं है। नहीं महाराज हम चमड़े के जूते नहीं बेचते, तो हमने उनसे सहज भाव से कह दिया बेटा जूता तो जूता होता है, किसी व्यक्ति को चौराहे पर चाहे चमड़े का जूता मारा जाए चाहे प्लास्टिक का जूता मारा जाए, जूता तो जूता माना जाता है। ऐसे नित्य कार्य करने के लिए हम मजबूर क्यों हो रहे हैं? इसी शिक्षा व्यवस्था के कारण। मैं किसी चमड़े के जूते की बात नहीं कर रहा हूँ, दुकान व्यापार की बात कह रहा हूँ। मैं उस मूल मुद्दे पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, किस कारण से हमारा पतन इस हद तक हो चुका है। भोजन का पतन, भूषा का पतन और सब चीज का पतन। एक और बात कल मैं बताना भूल गया, हर तरह की बात आई थी, आपने बहुत सारी बातें सुन ली थी क्या? नहीं, किसी ने कहा महाराज जी हमने सुन लिया कि आपने कल कहा था कि रोटी के नीचे क्या लगाया जाता है? बनियान लगाई जाती है। नहीं महाराज आजकल बनियान कहाँ कर रखने वाली, अब तो वो आगे हैं रोटी कवर। मतलब रोटी कवर स्वर्गों से आते हैं, शुद्ध बना के भेजे जाते हैं। अगर रोटी कवर भी तो उसी धागे से बने हुए कपड़े से आते हैं जिस धागे को मटन पैनों के माध्यम से साइडिंग किया जाता है। चाहे रोटी कवर, आपके रोटी कवर बनने के लिए कितने जीवों को कवर भेज दिया जाता है, कितने जीवों पर कफन डाल दिया जाता है, आपको पता ही नहीं है। और रोटी कवर हो चाहे वो लटकने वाली फांसियां हो जो आपके घर में लटकी रहती है, ये क्या है? फांसी के माध्यम तो है नहीं, दिन भर चलते रहते हैं। वो जीव जिनके ऊपर इतना भारी भरकम पानी बढ़ता हो, वैसे तो यदि आप अनछना पानी बहाते तो फिर भी मर जाते, लेकिन अब तो उनको मरना पक्का है क्योंकि थैली में टंगे हुए हैं। उस पर बार बार कोई व्यक्ति आएगा, फिर उस पर रोज पड़ेगा, भार पड़ेगा, मरना है। उन कलेवरों को फिर आप खुल करके मंदिर पहुंच जाते हो, पहुंच जाते हो। ये तो व्यवस्था है, क्योंकि ये व्यवस्था हमारी बनाई हुई नहीं, अंग्रेजों की बनाई हुई व्यवस्था। रेडी टू ईट, ये व्यवस्था
रेडी टू डू, ये व्यवस्था उनकी है। फास्ट फूड, फास्ट लाइफ, फास्ट डांस, फास्ट ड्राइव और फास्ट डेथ, सभी चीज उनके यहाँ फास्ट है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ माहौल और मौसम माइनस में होता है, टेम्परेचर माइनस में होता है। तो उस माइनस में टेम्परेचर जब रहता है तो अपने शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए उनको सब काम फास्ट करने पड़ते हैं। अरे हमारे यहाँ तो पंखे के नीचे भी बैठो आप लोग तो पसीना तो लगता है। यहाँ पर फास्ट फूड की क्या आवश्यकता, यहाँ पर फास्ट ड्राइव की क्या आवश्यकता। हम देखो जब भारत से बाहर निकलते हैं तो कितने संजीदा हो जाते हैं। क्या आप सिंगापुर जाओगे ट्रैफिक नियम पालन नहीं करोगे? क्या आप ब्रिटेन जाओगे तो किसी को रिश्वत देने का प्रयास करोगे? क्या आप अमेरिका जाओगे तो वहां की जो फैशन है उसका आप कभी स्वीकार नहीं करोगे? क्या आप ऐसी जगहों पर जाते हो जब भारत से बाहर निकलते हो, नेपाल हो, सिंगापुर हो, कहीं पर जाओ, वहां के कायदे कानून पालन करने के लिए आप मुस्तैद हो जाते हो। फिर आपकी ऐसी कौन सी मजबूरी होती है कि भारत में भारतीय संस्कृति के कायदे कानून पालन करने के लिए आप बेफिक्र हो जाते हो, अलाल हो जाते हो, प्रमादी हो जाते हो? ये सिर्फ और सिर्फ उसी षड्यंत्र का देन है जिस षड्यंत्र को 1832 में मैकॉले ने अपने दिमाग में ला लिया था कि इन भारतीय लोगों को जो सिर्फ दिखे तो ऊपर से भारतीय लेकिन इनकी पूरी आत्मा अंग्रेज हो जाए, इसलिए इनकी शिक्षा व्यवस्था और संस्कृति को तोड़ना पड़ेगा कानून के तहत। उन्होंने आपकी संस्कृति को कानून के तहत तोड़ा, लेकिन यहाँ की संस्कृति को कानून के तहत जोड़ने का प्रयास किया कई देशों में। एक आपको नाम बताना चाहता हूँ, फ्रांस एक ऐसा इकलौता देश बना है कुछ वर्षों पहले जिसने कानून के तहत पूरे स्कूलों से मोबाइल का प्रयोग बंद कर दिया है। सुन रहे हो? कल मैं इसकी बात उड़ाऊंगा आपके साथ। कानून के तहत हिदायत के तौर पर तो सारे देश बोलते हैं, लेकिन कानून बना करके सारे फ्रांस के स्कूलों में से मोबाइल बैन हो चुका है। महाराज मोबाइल बैन हो जाएगा तो रिकॉर्ड कैसे होगा और हमारी घर तक कैसे पहुंचेगा, इसको अपन कल बताएंगे। आज समय पूरा हो गया है। आपको यदि बुरा लग रहा हो तो हम एक साथ दिवाली पे क्षमा मांग लेंगे, और ये अच्छा लग रहा हो तो आप स्वीकार कर लेना। अहिंसा परमो धर्मः, वो भी समाधि परिणाम सुखी स्वामी को अपनी शिक्षा को सिद्धि चिन्ह नाम में वस्तु जाने तो हम मानव से मानव